आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 साल के अंत में होने हैं और फिर बिहार की सियासत की बात में जात और पात की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुरानी राजनीतिक व्यवस्था कहें या फिर बिहार के पिछड़ापन की कहानी या फिर बिहार की बदहाली की कहानी, कुछ भी आप कह दें, बिहार विकास के राह पर क्यों नहीं बढ़ा, बिहार विकास के रास्ते में पीछे क्यों छूट गया है। जाति, राजनीति और फिर नेताओं की लंबी कतार और फहरिस्त ये बता रही है कि बिहार में राजनीति करना आसान नहीं है। कहते हैं बिहार के गली मोहल्लों में राजनीति होती है, बिहार के चौक चौराहों पर राजनीति की चर्चाएं होती है, सरकार बनाई जाती है तो सरकार गिराई भी जाती है। और आज हम इसी सिलसिले में चर्चा करेंगे सीमांचल के बारे में। बिहार का वह इलाका जो अंतर्राज्यीय रूप से यानी कि राज्य कनेक्टिविटी के आधार पर बंगाल से इसका जुड़ाव है, तो दूसरी तरफ अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल और कुछ हद तक बांग्लादेश का नजदीक बॉर्डर भी होना है। लेकिन सीमांचल अपने बदहाली, अपने किस्मत और फिर अपने पिछड़ापन को लेकर हमेशा चर्चे में रहती है। लेकिन नेताओं की विकास की रफ्तार, विकास की रोशनी शायद आजादी के बाद से अभी तक नहीं पहुंचा। और इसी सीमांचल पर अनवर देहलवी ने एक शेर कहा है और उस शेर के साथ हम सीमांचल की कहानी 2025 की जुबानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। अनवर देहलवी ने कहा, किस आईने को देखकर सोच में पड़े हैं सरकार, किस आईने को देखकर सोच में पड़े हैं सरकार, इधर आइए तो सरकार, हुआ क्या है। इससे सीमांचल पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। आप पता नहीं, हुकूमत राजधानी पटना की सरकारें आती है चली जाती है, किस आईने से सीमांचल को देखती है, किस तस्वीर के आधार पर सीमांचल को देखती है। कभी सीमांचल के पास तो जाकर देखें, सीमांचल के नजदीक तो जाकर देखें, आखिर सीमांचल में हो क्या रहा है, आखिर सीमांचल में है क्या, सीमांचल में चल क्या रहा है, सीमांचल की जनता चाहती क्या है। आखिर 1952 से लेकर 2025 विधानसभा चुनाव आ ही गया है। बस आप सोच लीजिए महीनों का इंतजार है, लेकिन सीमांचल वही है जहां पहले था। मौजूदा समय, आधुनिक समय का सीमांचल 4 जिलों में सिमटा हुआ है, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। और इस सीमांचल के इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 विधानसभा सीट SC ST के लिए रिजर्व है यानी कि सुरक्षित है। बाकी 20 विधानसभा सीट पर सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। जातीय आधार पर सियासत होती है और सीमांचल की बात होती है। सीमांचल में कितना कुछ काम करना है, सीमांचल में कितना कुछ विकास की रोशनी पहुंचानी है, खूब वादे होते हैं। अब वादों की क्या है, वादे तो होते रहते हैं। चुनाव और सियासत में वादे ना हो तो फिर चुनाव और सियासत आप समझ भी कैसे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम वादों के बाद भी सीमांचल आज भी वही है जहां 2 दशक 3 दशक पहले था। सीमांचल के अगर राजनीतिक समीकरण कहें तो आजादी के बाद से 1990 तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा। हालांकि बीच बीच में तथाकथित सेकुलर पार्टियों को भी यहाँ कामयाबी मिलती रही, लेकिन 1990 जब लालू यादव का बिहार की राजनीति में उदय हुआ, लालू यादव का तूती बोल रहा है। सीमांचल में लालू यादव का वर्चस्व खूब रहा। अगर बात 2005 से करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन सीमांचल में इन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। सीमांचल के लोगों का विश्वास अब भी कांग्रेस और
दूसरे सेकुलर पार्टियों की तरफ है और इसमें लालू यादव और कांग्रेस को कामयाबी भी खूब मिलती रही है। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव सारे समीकरण को बदल कर रख दिया है। 2020 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जो कामयाबी मिली वो एनडीए गठबंधन को मिली 24 विधानसभा सीटों में, और राजद गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन जो है वो सीमांचल से अपने आप को शायद पिछड़ती हुई नजर आ रही है, या कहें कि सीमांचल में राजद गठबंधन को झटका लगा था और उस झटका के पीछे का कारण था सबसे बड़ा वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM। उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान खूब मेहनत कर रहे हैं सीमांचल में, और मेहनत करने के साथ साथ सीमांचल की बदहाली, सीमांचल की तरक्की और फिर सीमांचल में कैसे हालात बदल जाए, कैसे रोजगार लोगों को मुहैया हो जाए, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर सीमांचल के लिए एक अलग से बोर्ड बनाने की भी मांग अख्तरुल इमान लगातार करते रहते हैं और सीमांचल की तरक्की के लिए वो लगातार सियासत भी करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो फायर ब्रांड नेता के रूप में देश में जाने जाते हैं, सीमांचल में दलितों और मुसलमानों की जो हालात है उसको लेकर लगातार मुखर होकर बोलते हैं, और उसकी बुनियाद आपको 2020 विधानसभा चुनाव में भी दिखी जब MIM के 5 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए, जबकि 3 सीटों पर MIM के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। यही वो कामयाबी है जो राजद गठबंधन को 2020 में जोर का झटका धीरे से लगा था। लेकिन हालात बदले हुए हैं, वक्त बदले हुए हैं, और 2025 विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो बिहार में वक्फ एक्ट को लेकर सियासत का ध्रुवीकरण मजबूत है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज है, नीतीश कुमार को पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ MIM अख्तरुल इमान लगातार सीमांचल में मेहनत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव बिहार का मुखिया बनने का सपना पाले हुए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि 2020 वाला झटका 2025 में नहीं लगेगा, और तेजस्वी यादव एंड उनकी टीम पूरी तरीके से मुसलमानों के समर्थन में खड़ी है और बोल रही है। कामयाबी कितना किसको मिलेगा ये वक्त का बात है, लेकिन इतना जरूर है कि सबका एक ही सपना है कि कैसे बिहार की कुर्सी हमारे पाले में आ जाए। तो दूसरी तरफ MIM सीमांचल की तरक्की और सीमांचल के विकास को लेकर लगातार सियासत कर रही है, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रही है, और उसी हिस्सेदारी में अगर बात करें तो जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना हुआ है उसमें 18% की आबादी मुसलमानों की बताई जा रही है, और उन 18% मुसलमानों की आबादी में अगर बात करें सीमांचल की तो सीमांचल में किशनगंज जहां मुसलमानों की आबादी 68 से 70% बताई जाती है, तो दूसरी तरफ आप कटिहार में आइए, कटिहार में मुसलमानों की आबादी 45 से 50% के आसपास बताई जाती है। और अगर बात हम पूर्णिया की करें तो पूर्णिया में मुसलमानों की आबादी 40 से 45% के आसपास बताई जाती है। उसी तरीके से अररिया में अगर बात करें तो मुसलमानों की आबादी वहां भी 39 से लेकर 43% के आसपास बताई जाती है। ये आंकड़े बिहार में जातीय गणना के बाद सामने आए हैं। हालांकि पूरी जो संख्या है बिहार में वो 17 दशमलव कुछ है, यानी कि 18% के आसपास बिहार में मुसलमानों की आबादी है। और इसी 18% हिस्सेदारी के आधार पर जिस तरीके से लोकसभा में महागठबंधन को कामयाबी मिली थी, किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद कामयाब हो गए, तो कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर और पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव चुनाव जीतने में सफल हुए। तथाकथित रूप से उनको या घोषित रूप से आप कहिए कि कांग्रेस के ही उम्मीदवार है, लेकिन एक सीट अररिया है जहां एनडीए की तरफ से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है महागठबंधन के लिए थोड़ी सी खुशी
और राहत वाली तो खबर है, लेकिन 2020 वाला परिणाम झटका जरूर दे रहा है। लेकिन 25 का जिस तरीके से समीकरण है, खास करके वक्फ एक्ट के बाद मुसलमानों के ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ वक्फ एक्ट को लेकर भाजपा को उम्मीद है कि जो मुसलमान पिछड़े रह गए हैं, जो मुसलमान गरीब हैं, शायद वह वक्फ एक्ट के आधार पर, यानी कि जिस तरीके से नया कानून बनाया गया है, उससे उनको कुछ फायदा हो सकता है। यानी कि जो पिछड़े और गरीब मुसलमान हैं, शायद एनडीए को वोट कर दें, ऐसी उम्मीद एनडीए गठबंधन की तरफ से लगाई जा रही है। हालांकि ये उम्मीद कितना कामयाब होगा, कितना सफलता दिला पाएगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो दूसरी तरफ एमआईएम और राजद की तरफ से लगातार मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश की जा रही है। 20 अप्रैल को ही हालिया में किशनगंज में बड़ा कार्यक्रम हुआ वक्फ एक्ट के विरोध में, और यहां तक कि एनडीए के कई मुस्लिम चेहरे, खास करके जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जो सीमांचल के इलाके से आते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कह दिया है, बाय बाय कह दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़े चेहरे में अगर बात करें तो मास्टर मुजाहिद, जो कोचाधामन से पूर्व विधायक रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में किशनगंज से एनडीए के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी जदयू को छोड़ दिया है और मुद्दा वही बना था वक्फ एक्ट। तो वक्फ एक्ट का कितना प्रभाव होगा, नाराजगी का कितना असर एनडीए को झेलना पड़ेगा, इससे आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं। कोई भी बड़ा चेहरा सीमांचल में जदयू या फिर एनडीए के साथ खड़ा रहने को तैयार नहीं है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में सीमांचल, जैसा कि मैंने आपको राजनीतिक, सामाजिक और संख्या के आधार पर जो मैंने आंकड़े आपको बताया है, 2025 में जरूर कुछ नया गुल खिला सकता है। और इसी सीमांचल पे नजर सबकी है। जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी बनकर सीमांचल में उभरी थी, 2025 में कहीं न कहीं उम्मीदों पर झटका लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन को उम्मीद है कि शायद उनके लिए ये मौका बेहतर और मुफीद साबित हो सकता है। तीसरे नंबर की अगर बात करें, तीसरे विकल्प के रूप में बात करें, तो एमआईएम भी पूरी तरीके से राजनीतिक कोशिश में जुटी हुई है और उसे उम्मीद है कि 2020 से बड़ी कामयाबी 2025 विधानसभा चुनाव में मिल सकती है। जिस तरीके से संसद में असदुद्दीन ओवैसी वक्फ एक्ट के खिलाफ बोल रहे थे, जिस तरीके से मुसलमानों की राजनीतिक और सामाजिक हालात पर मुखर होकर बोलते हैं, बिहार में उनके नेता अब्दुल इमान लगातार विधानसभा से लेकर सड़क तक दलित और मुसलमान की बात करते हैं, तो उन्हें भी बड़ी कामयाबी की उम्मीद है। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बीच में क्या कुछ सीमांचल का राजनीतिक रूप से हालात, सियासी रूप से हालात इस बार बदल जाएगा? क्या इस बार कुछ नया हो जाएगा, या फिर एनडीए और महागठबंधन के झगड़े में एमआईएम को कामयाबी मिल जाएगी? आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें सीमांचल के बारे में? सीमांचल का जो समीकरण है, खास करके राज्य के आधार पर, जिस तरीके से बंगाल का बॉर्डर मिलता है, अंतरराष्ट्रीय आधार पर अगर कहें तो फिर नेपाल का बॉर्डर मिलता है। समीकरण तो खूब है, लगातार चर्चाएं होती है, तस्करी को लेकर, अपराध को लेकर बहुत सारे चर्चाएं होती है, लेकिन सीमांचल में बदहाली का हालत या बदहाली का आलम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सीमांचल बोर्ड बनाने की जो बात होती है इकोनॉमिकल रूप से, उसका भी कुछ असर होगा, वक्फ एक्ट का कुछ असर होगा? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा सीमांचल के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।